अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे SCO इजलास के बारे में, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के फोरम के ऊपर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। हुआ यूं कि कौमी सलामती मुशीरान का इजलास हो रहा था, जिस दौरान भारत के अजीत डोवल ने अपना मुकदमा या अपना बयान देना शुरू किया, अपनी तकरीर शुरू की, और उसके अंदर उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया पहलगाम से मुतल्लिक। ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दहशत गर्दों का खात्मा किया गया है। अब इसके बाद क्या था, जो पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उन्होंने भरपूर अंदाज में अजीत डोवल को जवाब दिया और जो इल्ज़ामात भारत की तरफ से लगाए गए पाकिस्तान के ऊपर, उनको झूठ का बुलंदा करार दिया। और न सिर्फ ये, बल्कि भारत की तरफ से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दों से राब्ते हैं, इसको भी दलाइल और सबूत से उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने। इसके बाद क्या था, बताया जाता है कि अजीत डोवल साहब हक्का बक्का रह गए, वो लाजवाब हो गए और आगे कुछ ना अपनी डिफेंस में कह सके। उसके बाद जो वज़राए दिफा का इजलास हुआ SCO के अंदर ही, उसमें जो मेंबरान ने एलामिया तैयार किया, उसके अंदर पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हुई उसका जिक्र था। अभी बताया जाता है कि इसके ऊपर जो राजनाथ सिंह हैं वज़ीर दिफा भारत के, उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि इस एलामिये के अंदर पहलगाम का जिक्र ना होना, बल्कि बलूचिस्तान में भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का जिक्र होना, ये शो करता है कि शुरका ने इस बात को एक्नॉलेज किया, माना कि जो भारत पहलगाम के ऊपर पूरा का पूरा मुकदमा घड़ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहा है, उसमें सदाकत नहीं है, उसमें वज़न नहीं है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में वज़न है, बल्कि जो पाकिस्तान सबूत पेश कर रहा है कि वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी हो रही है, उस बयानी के अंदर, उस मुकदमे के अंदर बड़ा वज़न है। अब ये जो सारी एपिसोड हुई है SCO की, ये क्या जाहिर करती है? क्या ये इशारा है कि भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है? यही सवाल अपने तजियाकारों से पूछ रहे हैं जो हमें ज्वाइन करें जी। फैसल वरायत साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप बताइएगा, एक और फोरम के ऊपर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, क्या समझते हैं? क्या ये इतराफ़ है कि भारत की बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, खासकर इस बार भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है इस वजह से? जी मैडम शेख, बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 7 मुल्कों में तो भारत खुद दहशतगर्दी करवा चुका है। भारत के अंदरूनी हालात जो हैं, मकबूजा वादी में जो हालात जो हैं, और अब जो इस 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग में जो रा और मोसाद का गठजोड़ निकला है, उस पर जो वो जो क्रैकडाउन हो रहा है ईरान के अंदर, मतलब ईरान के अंदर दोस्ती की आड़ में रा मौजूद थी और वो मोसाद के लिए काम कर रही थी, और जो मिज़ाइल जा रहे थे इसराइल में, उसमें जो इसराइली दिफाई निज़ाम के अलावा भारतीय दिफाई निज़ाम भी था। तो मैडम शेख, पूरी दुनिया जान रही है। अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप देख लें, ये मुश्तरका एलामिया है, पहलगाम का जिक्र नहीं है, बलूचिस्तान का जिक्र है, बलूचिस्तान में बदअमनी का जिक्र है और भारत में किरदार का जिक्र है। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव बैठा है, बलूचिस्तान से पकड़ा गया, और बाकी BLA, बाकी जो तंजीमें हैं वो देख लें, जाफर ट्रेन एक्सप्रेस देख लें। और खुशी की बात यह है कि भारत को मिर्चें लगी हुई हैं और दस्तखत करने से, मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया, और मिर्चें लगी हुई हैं। पूरे भारत में बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बिलाशुबा बड़ी सफारती कामयाबी है। लेकिन मैडम शेख, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद जो फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया वो पूरी दुनिया जान चुकी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कई मुल्कों ने खुद से तहकीक की, इंक्वायरी करवाई, पाकिस्तान का कोई किरदार ही नहीं निकला। और फिर कई मुल्कों में ये कि मीडिया में ये छपा कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में कैसे FIR दर्ज हो जाती है, और उस FIR में 10 मिनटों में ही पाकिस्तान को कैसे मुल्ज़िम करार दिया जा सकता है। ना इंक्वायरी, ना कोई सबूत। फिर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ के किसी न्यूट्रल मकाम पर इंक्वायरी करवा लें, उससे भी भाग गए। फिर भारत ने जो हमलावरों की तस्वीर जारी की, उसके बरक्स और नई तस्वीर जारी कर दी हैं, वो भी एक बड़ा मजाक बना हुआ है भारत के अंदर। फिर अभी तक पहलगाम हमले की जो भारत की अपनी इंक्वायरी है वो भी मुकम्मल नहीं हुई।
फिर 2 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन कर दिया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लेकिन हमलावर नहीं पकड़े गए। और फिर इसके भारत के अंदर पहलगाम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये स्क्रिप्टेड कहानी है। कहा जा रहा है क्यों चुनाव के ऐन करीब ये सारा कुछ हो जाता है, इस तरह के वाक़यात। फिर मैडम शेख, राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। एक तो सरेंडर मोदी से राजनाथ साहब तक सारों की ढिठाई को सलाम है। इनकी यानी इनकी हिम्मत है कि दुनिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीफ़ें कर रही है, दुनिया हमारी फ़ौज और फ़ज़ाइया की तारीफ़ें कर रही है, ये ऑपरेशन संदूर में घुसे हुए हैं। अगर ऑपरेशन संदूर इतना ही काबिल ज़िक्र था, इतना ही बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी कामयाबी थी, इतनी बड़े चर्चे वाला था, तो मोदी साहब से राजनाथ साहब तक और अमित शाह से अजीत डोल साहब तक ज़रा फ्रांस में फ़ोन कर लें, राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को क्यों उनके शेयर्स गिर गए हैं। S-400 वाली रूसी कंपनी से क्यों वो जो कई आर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। इसराइली ड्रोन्स का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सारा जाहिर है भारत को, मैडम शेख, किस्सा मुख्तसर पूरी दुनिया जान चुकी है। ये पुराना भारत नहीं है, ये दहशतगर्द भारत है जिसका सरेंडर मोदी जो है उसका हेड है, और दहशतगर्दी अब उनकी बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है कि हमने 22 लोग मारे, टारगेटेड किलिंग की। बजरिया अफगानिस्तान हमारे अंदर उसने नेटवर्क जासूस भिजवाए, और बजरिया ईरान हमारे पास भिजवाए। और अजीत डोल तो खुद मानता है, उसके पुराने इंटरव्यू देख लें, एस के दल्लत के देख लें, इसके देख लें, तो कौन एतबार करेगा। ठीक है। अच्छा फैसल, क्या आपकी भी यही राय है कि वाकई में भारत तन्हाई का शिकार हो रहा है, और इसकी हम क्या मजीद एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस भी देख सकेंगे दुनिया में? एज इन इसका मतलब क्या है? तब मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें भारत को इंटरनेशनली तनहा होते हुए देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इज़ टू अर्ली टू से, और मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा भी नहीं। भारत की पाकिस्तान के बारे में जो उसकी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी से दुनिया को एग्री करने की जो ताकत थी वो कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहता था कि वो पाकिस्तान को जिस एंगल से देखता है और जिस तरह ट्रीट करना चाहता है, दुनिया भी पाकिस्तान को उसी एंगल से देखे, उसी लेंस से देखे और उसी तरह ट्रीट करे। हाँ, इस पॉलिसी में उसके कमज़ोरी आई है और दुनिया ने उसकी ये बात मानने से अब इनकार किया है। लेकिन क्या वो तनहा हो रहा है? मेरा ख्याल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी पोजीशनिंग, जिसकी आबादी, जिसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो तनहा नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया का मुल्क उसको अलग करके अपनी इस तरह से अलग नहीं कर सकता जिसको आप आइसोलेट उसको करना कहते हैं। अब ये इसमें जो मसला स्पेसिफिकली आया है वो चूंकि बहुत देर से एक हिपोक्रेसी इंडिया की थी जिसको दुनिया बर्दाश्त कर रही थी पाकिस्तान के बारे में, वो ये कि एससीओ दरअसल एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की 56% आबादी के ये जो ममालिक हैं, जिसके 10 मुस्तकिल मेंबर हैं पाकिस्तान इंडिया समेत, और बाकी कुल ममालिक भी इसके ऑब्जर्वर स्टेट भी मिलाएं तो तकरीबन 24-25 ये बनते हैं। ये दुनिया की 56% से ऊपर आबादी बनती है। ये इसकी सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म है जो शंघाई 5 से स्टार्ट हो के यहाँ पर आया। तो इसके अंदर इसके जितने भी फोरम्स होते हैं, एक में मैंने भी शिरकत की है, तो उसमें तमाम की तमाम इनकी पॉलिसीज़, इनके गुफ्तगू इन इलाकों की सिक्योरिटी पर होती है। और उसमें टेररिज्म बेसिक एक नुक्ता है कि उसके ऊपर कोऑपरेशन करना है तमाम ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, और उनके अंदर जो मसाइल हैं जो उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका एक नुकाती एजेंडा यही है। ये ब्रिक्स की तरह एक इकोनॉमिक फोरम नहीं है। तो एससीओ में जब भी डिस्कशन होगी यही होगी कि रीजनल सिक्योरिटी को क्या चीज़ें मुतासिर कर रही हैं। तो इससे पहले इंडिया सिर्फ एक बात करता था कि पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, और उसके पास उसके कुछ ना कुछ सबूत भी हुआ करते थे। अब ये है कि पिछले 6-7 साल से इंडिया के पास तो कोई सबूत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के पास इंडिया के खिलाफ बहुत सबूत हैं। तो जाहिर है दुनिया रैशनल है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया सिक्योरिटी को बहुत सीरियस लेती है। सो अब इस तरह के इजलास में जब पाकिस्तान अपने सबूत पेश करता है कि देखिए हम अब रीजन को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे, ये मुल्क कर रहा है, तो इस पोजीशन पर, इस एक नुक्ते पर इंडिया वाकई आइसोलेट हुआ है, लेकिन इसको हम उसकी इंटरनेशनल आइसोलेशन नहीं कहेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं, थोड़ा सा ये समझाएं कि एससीओ ममालिक यानी एक सिक्योरिटी इजलास से इस चीज़ के ऊपर स्टैंप लग जाना, एतराफ़ हो जाना, इसका क्या मतलब है बाकी दुनिया के ममालिक के लिए ख़ास तौर पर?
देखिए, इस पे भी हमारे आपको पता है कि इंडिया ने तो साइन करने से इनकार कर दिया है, इसीलिए हमारे पास अभी ऑफिशियल एलामिया नहीं है, हमारे पास वो पेपर नहीं है कि हम डिफाइन कर सकें कि उसके ऊपर लिखा क्या है। लेकिन आप ये बात समझिए कि दुनिया सिक्योरिटी को इतना सीरियस लेती है कि जब कोई मुल्क अपनी स्ट्रेंथ साबित कर देता है तो दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। दुनिया ह्यूमन राइट्स एक फैशन है, लेकिन सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन्स और मुल्कों के मसल्स एक हकीकत हैं, लोग रियल पॉलिटिक पर चलते हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीनों में जिस तरह अपनी मसल पावर और अपनी रीजनल पावर शो की है, उसके बाद आप देखें अचानक दुनिया में एक वेव आई है पाकिस्तान की स्पोर्ट की, कि ये वो मुल्क नहीं है जो अपने आप को, जिसकी स्टेट अपने आप को गवर्न नहीं कर सकती और अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकती। उसने पूरी की पूरी। फैसल, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर इसके ऊपर दस्तखत नहीं होते भारत की तरफ से, क्या एलामिया जारी होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो जारी होगा, क्योंकि आप समझ लें कि जो मुल्क इसको होस्ट करता है वो बेसिकली सबसे पहले लिखता है, उसके बाद बाकी ममालिक के पास जाता है और वो उसमें चेंजेस करते हैं। इंडिया ने किसी भी अभी तक चेंज पर बाकी 9 परमानेंट और दीगर ममालिक के साथ मुतफिक नहीं हो सका। अगर वो नहीं भी मुतफिक होगा तो उसके एतराज़ के साथ एक एलामिया जारी हो जाएगा। एन मुमकिन है कि हो जाए ऐसा। लेकिन हम सेफली ये कह सकते हैं एलामिया जारी। अच्छा, मतलब हम ये सेफली कह सकते हैं कि मोहर सख्त हो गई। नहीं, देखिए, अगर जब जारी होगा तब हम कहेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एलामिया जारी ही ना हो। एलामिया जारी होना इसलिए ज़रूरी है कि वरना तो फिर इस इजलास की अहमियत और इसकी ये क्यों फिर मुरक्कत हुआ? आप अगर एलामिया भी जारी नहीं कर पाए तो फिर ये क्यों? इसलिए होगा, थोड़ी सी डिले से होगा। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। 2 मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको ज़रा मज़ीद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। SCO के फोरम के ऊपर जो भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। मज़र अब्बास साहब, आप कहिएगा, क्या समझते हैं, एक और फोरम के ऊपर ये पहलगाम की एक्नॉलेजमेंट नहीं है बल्कि बलूचिस्तान का जिक्र, आपके ख्याल में ये भारत की नाकामी है? देखिए, पहले तो हमें देखना होगा कि ये एलामिया जारी होता है या नहीं होता। अगर एलामिया जारी होता है और एज़ इट इज़ जिस तरह अभी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है भारत के लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उसने दस्तखत नहीं किए, उसके बावजूद वो जारी हो जाता है और उसमें एग्जैक्टली इन चीज़ों का जिक्र होता है और पहलगाम के वाक़े का जिक्र नहीं होता, तो ये इंडिया के लिए और इंडिया के इंटरनली जो है मोदी को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आई एग्री विद फैसल कि ये कहना कि क्या भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाएगा, नहीं। देखिए, जो हमारी पोजीशन, ये अगर सवाल का प्लेसमेंट इस तरह होता कि क्या पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है इन पिछले 1-2 महीने में, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। भारत को आज दुनिया सेकुलर इंडिया के तौर पे नहीं देख रही, और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इंडिया को हिंदुत्वा के, क्योंकि मोदी बहुत ज़्यादा और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसने सेकुलर इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, सेकुलर इंडिया का नैरेटिव ख़त्म कर दिया है और हिंदुत्वा का नैरेटिव जो है वो हावी आ गया है। तो उसको दुनिया फिर उसी अंदाज में देख रही है और यही डिफ़िकल्टी है। दूसरी बात, जो इंडिया में इस वक्त डिबेट है वो ये है कि ये जो चंद दिन की जंग हुई और जिसमें इंडिया को काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस हुई, उनको एक तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहाँ अब ये डिबेट हो रही है कि इस वक्त जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान नहीं, चाइना है, और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो अब क्या इंडिया जो एंटी चाइना लॉबी है उसके साथ किस हद तक जाके खड़ा होता है और क्या प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है? हमारे लिए क्या चैलेंज है? हमारे लिए ये चैलेंज नहीं है कि इंडिया कितना डाउन होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आप जितनी आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम होगा, जितना आपकी मईशत बेहतर होगी, तो आप दुनिया में अपनी पोजीशन को मज़ीद बेहतर, क्योंकि आपकी पोजीशन सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होने की वो नहीं है, आप इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडिया ज़ाहिर है एक बड़ी कंट्री है, दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेगी और उससे इंडिया को फ़ायदा होगा। हमारा चैलेंज ये है कि हम इकोनॉमिकली कितना मजबूत होते हैं अगले चंद सालों में
कि हमने सिक्योरिटी देख लिया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सिचुएशन बेहतर हुई है और दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन क्या इकनॉमिकली हमारी पोजीशन बेहतर हुई है? क्या हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम है? क्या हमने कोई एक सिस्टम एवॉल्व कर लिया है कि ये पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक सिस्टम जो है अब चलेगा? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर चंद साल बाद एक नया तजुर्बा होता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी रहती है। तो ये आप इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए कि आज अगर हमारे नैरेटिव की बात सुनी जा रही है, दुनिया में सुनी जा रही है और इंडिया को चैलेंज का सामना है, तो ये हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजेस बहुत हैं और इंडिया के लिए इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट मदर साहब, आपने इस तरह स्टार्ट किया कि देखना पड़ेगा कि जारी होता है एलामिया कि नहीं होता। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि एलामिया जारी हो या ना हो, या ये इम्पोर्टेंट है कि इनिशियली एतराफ़ किया सारी मेंबर स्टेट्स ने कि भारत का जो मौक़िफ़ है वो झूठ है? नहीं, अगर एलामिया जारी नहीं होता तो ये इंडिया इसको अपनी फतह करार देगा कि इंडिया के दस्तखत ना करने की वजह से एलामिया जारी नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज़ की वजाहत आनी बहुत ज़रूरी है। अगर एलामिया जारी नहीं होता तो फिर किस लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी? ज़ाहिर है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक डिक्लेरेशन होता है, और अगर डिक्लेरेशन इंडिया के दस्तखत ना करने की वजह से ना जारी हो या तो कोई और रीज़न दिया जाए, तो फिर इंडिया के लिए इंडिया इस बात को प्रोपेगेट करेगा कि चूंकि उसने दस्तखत नहीं किए तो इसलिए एलामिया जारी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे जैसे ब्रेक से पहले हम फैसल से बात कर रहे थे, उनका अंदाजा ये है कि हो जाएगा, बट नहीं हो जाएगा, मुझे आई एम श्योर हो जाएगा। बट उसमें ये जिक्र होता है या नहीं होता? ठीक है। वैसे अभी जब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तो फैसल का अंदाजा ये है कि शायद एलामिया आ जाए, बट आपके ख्याल में ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि उसमें जिक्र होता है या नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक लेते हैं, फिर महमल का तज्जिया शामिल करेंगे। SCO इजलास से मुतल्लिक़ हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। महमल सरफराज साहिबा, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या ये सिग्निफाई करता है कि भारत सिफारती तौर पर कमज़ोर हो रहा है? और ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो सिफारती एज जो पाकिस्तान को मिल रहा है उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है फिर? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई बात नहीं कर रहा कि इंडिया जो है वो इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि देखिए इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है और इकोनॉमिकली वायबल भी है, और ऊपर से हमने देखा है कि खित्ते के अंदर उसको वेस्ट की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए प्रॉप अप भी किया जाता है। तो इसलिए इंडिया की रेलेवेंस तो एक है, लेकिन जो एक चीज़ जो आपने कहा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, उसके अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिप्लोमेटिकली इंडिया को बहुत ओवर द ईयर्स नुकसान हुआ, और ख़ास तौर पे इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सामने आई, उसकी एक तो बड़ी वजह यह है लीना कि जो एक तो इंडियंस का एक स्पाई नेटवर्क है दुनिया के अंदर। अभी ईरान की इजराइल की जंग के दौरान आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर भी जो है बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए स्पाइंग फॉर इजराइल। फिर हमने देखा था कि चंद साल पहले कतर के अंदर भी ये चीज़ हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तो कुलभूषण जाधव जो है वो एक जीती जागती मिसाल है। उसके अलावा जो है आप देखें कनाडा के अंदर असैसिनेशन की किस तरीके से इंडिया ने, अमेरिका के अंदर किस तरह से ट्राई की, और भी ममालिक के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी ये कब से कर रहे हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, खासतौर पे जो BLA, आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर BLA की क्या स्टेटमेंट थी, तो उससे भी काफ़ी अयां हो गया। और पाकिस्तान उसके अलावा एविडेंस भी प्रोवाइड करता रहा है कि पूरा का पूरा BLA को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियली भी, ट्रेनिंग भी, हर चीज़ जो है लॉजिस्टिकली वो भारत किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और देखिए BLA जो है लीना, अगर आप गौर करें कि वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानियों को तो टारगेट करती है, दूसरा किसको टारगेट करती है? चाइनीज़ को। आप पाकिस्तान के अंदर जो अटैक होता है चाइनीज के ऊपर, उसके पीछे से BLA निकलती है, इसका मतलब है उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है, दुनिया के अंदर एक चीज़ आ गई है सामने कि इंडिया जो है इट्स नॉट अ रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, यानी कि इंडिया जो है वो अपने आप को छोटा मोटा इजराइल ही समझता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि इजराइल को तो एक अमेरिका यानी कि सोल सुपर पावर की बहुत बड़ी सपोर्ट और सब कुछ है, लेकिन इंडिया अभी उधर तक नहीं पहुंचा और अपने आप को वो समझता है, ये ज़रूर है, लेकिन उसके रेपरकशंस होंगे। फिर एलिना, दूसरी चीज़ ये है कि पहलगाम अटैक जो है वो कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो था नहीं। हमने तो पहले दिन से ये कहा कि आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करा लें और आप देख लें कि अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ है ऐसी कि नहीं, और वो नहीं था। इंडिया ने क्यों नहीं कराई? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था उस अटैक से, तो उसको मिलाना वैसे भी एक जाफर एक्सप्रेस जैसे या BLA के अटैक से वो वैसे ही एक गलत चीज़ होगी। और फिर इंडिया को एक और चीज़ अलीना बहुत बुरी लगी कि जो पाकिस्तान जो है, आप कह रही हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को थैंकफुली बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस रिसेंट मंथ्स में मिली हैं।
जिस तरह जो यूएनएससी में जो की काउंटर टेररिज्म बॉडीज थी उसके अंदर जो पाकिस्तान को पोजीशन मिली, उसके ऊपर अगर आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लें तो वो बताते हैं कि इंडियन हुकूमत ने अपनी इसको एक डिफीट समझा, एक इसको देखा कि ये हमारी हार है कि पाकिस्तान जिसको वो हर जगह बैठकर दहशतगर्द मुल्क कहते हैं, तो दुनिया इज नॉट बाइंग इट, दैट्स देयर डिफीट और दैट्स पाकिस्तान सक्सेस। तो एक ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया की इवन अपने नेबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, खित्ते के अंदर क्या रिलेशनशिप है, और वेस्टर्न ममालिक के साथ अब उसकी रिलेशनशिप जो है सिक्योरिटी खास तौर पे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर किस तरह से ख़राब हो रही है, और फिर उनका जो स्पाई नेटवर्क है जो हर तरफ फैला हुआ है और इसराइल की जासूसी करता फिर रहा है, तो वो भी एक उसको बहुत नुकसान दिया उसने। मेमन, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि मोदी की हुकूमत ने किस तरह से भारत के इस इमेज को मुतासिर किया है, भारत को कितना नुकसान पहुंचाया? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी चंद पोस्ट इस तरह की भी हैं जो डिफेंड करते हैं भारत के इस मोदी मौक़िफ़ को, और वो ये भी इसके लिए रीज़न पेश करते हैं फॉर एग्जांपल एससीओ के लिए कि वो चाइना इन्फ्लुएंस्ड फोरम है इसलिए उसने ऐसा किया। बट क्या कुछ सेन वॉइसेस हैं जो भारत को ये रियलाइज़ करवा रही हैं? देखिए लीना, इसके अंदर आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे वहां पर तो आपको मोदी भक्त सी नजर आएंगे, जो आरएसएस और बीजेपी के भक्त होते हैं ना वो ही आपको ट्रोल्स उनके नजर आएंगे। फिर जो उनका मीडिया आपको पता है कि मोस्टली गोदी मीडिया है, वहां पर सिर्फ कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शंस है, मतलब ओवरऑल तो वो मोदी ही की लाइन लेते हैं। हाँ, आप जो बात करिए इंडिया के अंदर बिल्कुल वॉइसेस हैं, और खासतौर पर उनकी ऑपोजिशन आप अगर कांग्रेस के बयानात देखें, आप कांग्रेस के लोगों का देखें, इवन इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर आप देखिए सोनिया गांधी ने ऑपेड लिखा, उसके अलावा एक कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आती है कि किस तरीके का इंडिया जो है वो इतने प्रो इसराइल लाइन क्यों ले रहा है, जबकि एक उधर जेनोसाइड हो रही है, इस तरह की चीज हो रही है, और पुरानी भारत की क्या पॉलिसी होती थी उसके ऊपर भी हो रहा है, और ओवरऑल की डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कैसे हो रहे हैं और उनके रीजन के अंदर और ताल्लुकात कैसे खराब हुए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा उनकी ऑपोजिशन और उनके कुछ मीडिया के लोग उन्हें क्रिटिसाइज करें, इवन उनके फॉर्मर डिप्लोमेट्स कुछ अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम बार बार कंपैरिजन करते हैं भारत और इसराइल का, मैं ज़रा इसको समझना चाहती हूँ फैसल, हमें अगर आप ब्रीफली एज पॉसिबल समझा दें। हम बार बार ये भी कहते हैं एक छोटे अगर उसको हम उसको कंसाइज करें तो कि इसराइल की चीप कॉपी है भारत, या एक थेरी ये थी कि इंडिया इस रीजन में भारत को डेवलप कर रहा है या भारत की पुष्टपनाही कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अभी हमने रिसेंटली ये देखा है कि सिफारती तौर पर वो कहीं ना कहीं टूटी है, या उस तरह से अमेरिका की पुष्टपनाही या उस तरह से अमेरिका बैक नहीं कर रहा इंडिया को। क्या ये सिर्फ मिथ थी जो हमारे जहनों में ये थी, ये तासुर था, या वाकई में ऐसा था और कुछ मुख्तलिफ हुआ है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंडिया जो है वो इसराइल की चीप कॉपी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में कई तरह की आवाज़ें हैं, और इंडिया में आज भी इसराइल जैसा जुल्म करने की कैपेसिटी नहीं है। जिस तरीके से वो रोज़ाना खाने की लाइन में लगे हुए 100 लोगों को सुबह मारता है, 100 को शाम में मारता है, और उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि ये कहता है कि हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और एक एक छोटी छोटी 6 साल की बच्ची के सीने में 37 गोलियां मारने के बाद भी ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ थी। सो इंडिया अभी उस जगह पर नहीं है। हाँ, अगर आप ये बात करें कि हिंदुत्व जो है वो एक इसराइली ज़ायनिस्ट की एक चीप कॉपी है, देन यू आर 100% राइट। अच्छा, इंडिया के साथ मसला ये है कि वो अब ग्लोबल साउथ के साथ या फिर एशिया के साथ है, या अमेरिका इंपीरियल नॉर्थ जिसको मैं बोलता हूँ उसके साथ है। अब उसको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तरफ वो है क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, 4 ममालिक का जो अलाइंस है, गो के ये नेटो की तरह तो नहीं है, लेकिन ये पैसिफिक ओशन में ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी के नाम पर बना हुआ एक जासूसी का नेटवर्क है जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और जब आपने पैसिफिक ओशन में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है तो किसके खिलाफ करनी है? ऑब्वियसली 100% चाइना के खिलाफ। तो जब आप चाइना के खिलाफ एक तरह के अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलाइंस में हैं, तो एट द सेम टाइम आप एससीओ में और ब्रिक्स में भी कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने चाइना के जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड हैं यांग ताओ, उनसे पूछा था कि जब चाइना एक ऑफिशियली एक ऐसे अलायंस में है जो कि आपकी जासूसी के लिए बना है, तो कैसे आप उसको एक और सिक्योरिटी अलायंस में जो इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए वो उसका भी परमानेंट मेंबर है और ब्रिक्स का भी है। सो उन्होंने जो उस पर गोलमोल जवाब दिया, जाहिर है वो डायरेक्ट तो नहीं कहते, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उसका बिटवीन द लाइन मतलब यही था कि इंडिया को किसी वक्त एक बात सोचनी पड़ेगी कि वो किसके साथ है, और हमें भी
भी ये तय करना पड़ेगा, हमें भी किसी वक्त आकर ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इंडिया को साथ रखना है या इसको वेस्ट का साथी साथी समझना है। एक और बात जो इंटरनेशनल शिफ्ट है उसके ऊपर हम सबको तवज्जो देनी देनी चाहिए कि सोशलिस्ट एक नए एंगल से, एक नई ताकत से दोबारा पूरी दुनिया में उभर रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका में न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में आपको ममदानी साहब की शक्ल में नजर आ रही है, जो खुलकर अपने आप को सोशलिस्ट लिख रहे हैं। एक ज़माने में अमेरिका में ये लिखना अपनी सजाए मौत के पर दस्तखत करने वाली बात होती थी। वो जो फैज़ की मशहूर नज़्म है, हम जो तारीख राहों में मारे गए, वो उन्हीं मियाँ बीवी पर है जो कि जिनके ऊपर सुर्खों का राइट। साथी होने पिछड़े होने की का इल्जाम था, और उनको इलेक्ट्रिक चेयर पर उनको बड़ी ओके। अजियतनाक। इस वक्त ये है कि वो जो सोशलिस्ट थी सोच, वो एक नए एंगल से, एक नई ताकत से उभर रही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट प्रॉमिस और डेमोक्रेटिक प्रॉमिस फेल हो चुका है। तो इंडिया को अब उनके जो कांग्रेस है, क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज सोशलिज्म के साथ हाँ, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि इंडिया अल्टीमेटली कांग्रेस ताकतवर होगी, और इंडिया में भी वही कुफ्ते फिर दोबारा आएंगे, और इंडिया होपफुली। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस। एज मच एज मैं इसके ऊपर मजीद डाइवर्ज करना चाहती हूँ, हमारे पास ज़रा ऐसी टाइम महदूद रह गई, तो एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ दीगर सवाल हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं उनको शामिल करेंगे। वेलकम बैक। फैसल साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया है, क्या ट्रंप की जानिब से ईरान पर पाबंदियों में नरमी और तेल बरामद करने की इजाज़त से मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? मुज़ाकरात की कामयाबी से अगर ये मुराद है कि ईरान जो है वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम को उस सतह पर ले जाएगा जहाँ के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं, तो इस हद तक तो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन क्या मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर उसको पाबंदियाँ इस वक्त कुछ कम कर दी जाएं तो ईरान वाकई मुज़ाकरात की तरफ आएगा, क्योंकि वो खुद मुज़ाकरात चाहता है। क्योंकि 2015 में उसके न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5% तक ले आया था, उसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जब JCPOA से निकल गया अमेरिका, तो उसके भी 2 साल बाद उसने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को उसने। अच्छा, मुझे बताएं, अभी भी ये सारी एपिसोड के बाद भी आपको लगता है कि ईरान अपने इन्रिचमेंट लेवल्स कम कर सकता है मुआहदे के नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में? देखिए, अब ना ये जो इस बात को समझें कि जो है एनरिचमेंट है, उस पॉइंट से ईरान आगे निकल गया है। अब जो उसके बाद के 2 कंपोनेंट हैं कि उसने वो ट्रिगर्स बनाने हैं, उसने डेटोनेशन पॉइंट्स बनाने हैं, ट्रिगर्स बनाने हैं, जिससे एटॉमिक वेपन ट्रिगर होता है, जिससे एक प्लूटोनियम के न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन को इमर्ज करके आप फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उसने वो वाली अब डिवाइसेस बनानी है। यूरेनियम इनरिच कर, तो इस बारे में अब दुनिया में किसी को अगर शक है तो अपना निकाल दे कि वो यूरेनियम इनरिच कर चुका है। अब जो बाकी 2 पॉइंट्स रह गए हैं वो उसने करने हैं, और आप याद रखें जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं उसमें किसी को नहीं पता कि ईरान कहाँ है, क्योंकि वो काम ईरान किसी भी फैक्ट्री की बेसमेंट में कर सकता है और दुनिया को पता नहीं चलेगा। क्योंकि यूरेनियम जो है इसके ऊपर एक ग्लोबल एक लेंस है, और इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंट्रीफ्यूजेस और इसके ऊपर बहुत नजर होती है। बाकी जो 2 उसके स्टेप्स रह गए हैं वो तो कहीं भी अगर कर रहा हो तो किसी को पता नहीं लगेगा। वो इसे ऐन मुमकिन है उसने वो स्टेप्स पार कर लिए हों। ओके, बहुत शुक्रिया फैसल। आगे बढ़ते हैं, महमद सरफराज साहिबा से सवाल करते हैं। महमद, ये पूछा जा रहा है कि एक तरफ अलीमा खान का बयान माइनस इमरान खान हो चुका है, दूसरी तरफ गंडापुर का जवाब कि सिर्फ बानी PTI को जवाब दे हूँ, बानी PTI अलग बगैर मुशावरत बजट मंजूरी पर नाराज़ हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इमरान खान के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि पीटीआई तो इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है। पीटीआई है ही सिर्फ इमरान खान, तो इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। जो ये अलीमा खान साहबा का बयान है, अगर आप पीटीआई वालों से इस पर बात करें तो वो एक्चुअली कहते हैं कि इस तरह के बयानात तो हमारी पार्टी को और उसके मौक़िफ़ को कमज़ोर करते हैं और मज़ीद कन्फ्यूजन फैलाते हैं। इस तरह के बयानात से उन्हें ग्रेस करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप ओवरऑल पीटीआई की सियासत देखें, पीटीआई की पॉलिसी देखें, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की, वो बहुत कन्फ्यूज नज़र आती है और उस काफ़ी चीज़ों से आया है। और ख़ासतौर पर देखें लीना कि रिसेंट डेज में जो ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक इस्टेब्लिशमेंट की जो अनपॉपुलैरिटी थी वो पॉपुलैरिटी में तब्दील होगी। इस चीज़ से भी अभी तक पीटीआई को जो है समझ नहीं आ रही कि इसके साथ डील किस तरह करें, और उस वजह से उनको लगता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह जो बजट वाली बात है, ये कैसे हो सकता है कि एक सूबा जो है वो बजट पास ना करे? इसके अंदर भी जिस तरह की कंफ्यूजन नजर आ रही है, जो लोग केपी में हुकूमत में है उन्होंने बजट तो पास करना, उन्हें भी पता है हुकूमत नहीं चलेगी अगर ऐसा ना किया तो। ठीक है,
इस तरह तो नहीं हो सकता, इस वजह से कन्फ्यूज है। बहुत शुक्रिया मैमुल। आगे बढ़ते हैं मज़हर अब्बास साहब से सवाल। मज़हर साहब, पूछा जा रहा है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ताज़ा टेलीफोन खिताब किया है, टेलीविज़न खिताब किया है और उसमें कह रहे हैं कि हालिया अमरीकी हमले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शोबाजी थी और इनका कोई असर नहीं हुआ। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जो जिस तरह वॉर के वो होता है कि हम ज़ाहिर है, मुझे आपको बेशुमार लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है और कितना नहीं हुआ। एक तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो बहुत ही बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इन दोनों बयानों के बीच में हमें कहीं तलाश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, क्योंकि मुकम्मल तौर पे अगर ईरान का ये प्रोग्राम तबाह हो जाता तो ये जंग रुकती नहीं और ये जंग जारी रहती। ये रुकी ही इसी वजह से है कि खामनाई साहब का बयान है, आपके ख्याल में वो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए मेरे ख्याल में और देखना है कि अभी अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं CNN की लीक की वजह से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गिल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो CNN रिपोर्ट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं वज़न है उस चीज़ में, और तो हमें इस लिहाज से देखना पड़ेगा। हैग्सथ वगैरह आए थे, वो कह रहे थे कि वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी, इनिशियल अंदाजे थे। अभी इतना जब अब आप किसी चीज़ की वजाहत करना शुरू कर दें ना, जैसे ट्रंप के बहुत से बयानात की वजाहत की जा रही है, ये सब कुछ कहा जा रहा है, तो हमें एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं हुआ। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।